नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के पॉलिटी के प्रश्नों को लेकर के। आज हम पॉलिटी के प्रश्नों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। यानी यहाँ पे कंटिंजेंसी फंड के बारे में पूछा जा रहा है कि कंटिंजेंसी फंड के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल 265, 266, 267 या 268 में। ये एक बात जानिए कि ये चारों ही आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं और इन पर पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इन चारों ही आर्टिकल को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो आर्टिकल 265 में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार आपसे कर तभी वसूल सकती है जब उसके लिए कोई वैध कानून बना हो, जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना हुआ है, जिसके कारण ही सरकार आयकर वसूल करती है। ये तो हुआ आर्टिकल 265 के बारे में। आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है। संचित निधि सरकार का मेन मुख्य खजाना है, ठीक है। और यहीं पे पब्लिक अकाउंट या लोक लेखा के बारे में भी वर्णन किया गया है। अब आर्टिकल 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है और जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो आर्टिकल 267 हो जाएगा। आर्टिकल 268 जो है ये संघ और राज्य के बीच में रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, यानी रेवेन्यू के बंटवारे से संबंधित है। तो ये उस रेवेन्यू की बात कर रहा है, उस कर के बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 268 कि जो संघ लगाती है, लेकिन वसूलने का काम और खर्च करने का काम राज्य सरकार करती है, तो आर्टिकल 268 के बारे में स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है कि ये रेवेन्यू के बंटवारे से संबंधित है। इस प्रकार का जो टैक्स होता है आर्टिकल 268 में उस टैक्स के बारे में वर्णन किया गया है जिसे संघ सरकार लगाती है, लेकिन राज्य सरकार उसे वसूलती और खर्च करती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमें पहले ही मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब एक बात समझिए कि आर्टिकल 326 में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। इसीलिए मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इस मतदान की जो आयु 21 वर्ष थी उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। एक चीज और समझिए, अक्सर पूछा जाता है एक प्रश्न कि मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है।
वोटिंग राइट किस प्रकार का राइट है? तो एक चीज समझिए, ये एक लीगल राइट है, ये एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? इंटर स्टेट काउंसिल की बात की जा रही है। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि इसका गठन किया जा सकता है। और जस्टिस RS सरकारिया आयोग का गठन 1988 में हुआ था और इन्हीं की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। राजमन्नार समिति, ये तो तमिलनाडु सरकार ने इसका गठन किया था। कोठारी समिति का संबंध शिक्षा में सुधार से है। तो जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? एक बात आपने नोटिस किया, पिछले 3 साल के प्रश्न जो हम कर चुके हैं, तीनों साल ही फंडामेंटल ड्यूटी से प्रश्न पूछा गया है और ये देखिए लगातार चौथा वर्षीय, यानी पीछे हम चल रहे हैं। पहले 2024 का प्रश्न सॉल्व किए, 24 के बाद 23, 23 के बाद 22 और 22 के बाद अब हम 21 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी फंडामेंटल ड्यूटी से प्रश्न पूछा गया है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान के भाग 4 में स्थान दिया गया। और जब यह फंडामेंटल ड्यूटी आया तो उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और आपको वो 11 मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं वो सारे ही कंठस्थ होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो उसे अतिशीघ्र याद कर लें। अब देखते हैं हम कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान, ये नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, इसके बारे में बताया गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देखिए ये रिपीटेड है, ये पूछा गया था। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, यह भी दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है? अब हम बात करते हैं GST के बारे में। अगर हम बात करें तो 2016 में 101वां संविधान, 2016 ये है संविधान संशोधन हुआ था और जिसके द्वारा संविधान में 3 आर्टिकल जोड़े गए थे। कौन कौन से? आर्टिकल 246A, 269A, 279A। तो ये जो जोड़ा गया था पूरे राज्यों के लिए, पूरे राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय कराधान हेतु GST परिषद का भी गठन किया गया था इसी आर्टिकल के द्वारा। तो GST
का जो संविधान संशोधन हुआ जीएसटी पे, गुड्स और सर्विस टैक्स से संबंधित ये कानून है, वर्ष 2016 में ये संविधान संशोधन किया गया था और 101वां संविधान संशोधन ये है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता रहा है कि राज्यों के गठन के वर्ष के अनुसार उनको कालानुक्रम में उसको बताना होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। गोवा की यदि हम बात करें तो 1987 में गोवा बना। झारखंड का 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में इसके गठन का समय है। तो यानी सबसे पहले तो आ जाएगा 4, उसके बाद 1, उसके बाद झारखंड, उसके बाद तेलंगाना। तो यानी 4, 1, 3, 2 इसका सही उत्तर बी होगा। ठीक है, और सही उत्तर का ही हमें चयन करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे मिलान क्या करना है, देखा गया है कि प्रावधान दिए गए हैं और उसके स्रोत दिए गए हैं, तो ये सही है या नहीं। अब मौलिक अधिकार तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल सही। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है और अवशिष्ट शक्ति ये कनाडा से लिया गया है, जबकि आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 2022 में हमने इसी प्रश्न को सॉल्व किया, हालांकि इसकी थोड़ा सा स्वरूप को थोड़ा इसने बदला है, लेकिन प्रश्न वही है। जिसने 22 वाला प्रश्न जो किया होगा वो इस प्रश्न को भी आसानी से कर लेगा। एक बार फिर से देखते हैं सीएजी के बारे में, कैग, जिसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 में वर्णन किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये क्या करती है, ऑडिटिंग का काम, संघ सरकार के खर्चों की ऑडिटिंग का काम करती है, जबकि राज्य सरकार के खर्चों के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों ही करती है। पहले संघ सरकार के खर्चों के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य भी करती थी, लेकिन 1976 से उसने अकाउंटिंग का काम बंद कर दिया। अब वह सिर्फ ऑडिटिंग का ही काम करती है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों में रखवाते हैं। जब ये राष्ट्रपति दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट को रखवा देते हैं जो कि सीएजी ने दिया है, उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी इस रिपोर्ट की जांच करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के। 2 महत्वपूर्ण बातें और थी कि विपक्ष के सदस्य को इसका नेता चुना जाता, अध्यक्ष चुना जाता है और दूसरा मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। तो इस प्रकार जो प्रश्न है हमारा कि भारतीय संसद के लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी, तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में। भारत की संचित निधि के बारे में अभी हमने देखा, भारत के लोक लेखा के बारे में भी अभी जाना और भारत के आकस्मिक निधि के बारे में भी अभी हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। साधारण विधेयक,
संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक और धन विधेयक। ये जो तीनों विधेयक हैं, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये तीनों के तीनों विधेयक के लिए लोकसभा और राज्यसभा में समान शक्तियां हैं, यानी कि इसे चाहे लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इसे शुरू किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन मनी बिल धन विधेयक, जिसके बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में बताया गया है, धन विधेयक अगर होगा तो वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रथम बार प्रस्तावित होगा, लोकसभा में ही प्रथम बार प्रस्तावित होगा। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ये प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय सदन की कार्यवाही में शून्यकाल 0 का अर्थ है, एक चीज समझिए, शून्यकाल के बारे में भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये न ही भारत ने इसे कहीं किसी देश से लिया है, बल्कि ये भारत की अपनी देन है। 1962 में इस शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले शून्यकाल का। अब ये है क्या कि जब सदन का सत्र चल रहा हो, जैसे अभी आप वर्तमान में देखिए कि सदन का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में जो सदन का सत्र शुरू होता है 11 बजे से शुरू होता है, तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे का जो समय होता है इसे हम प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर कहते हैं। ठीक है, और 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है इसे हम शून्यकाल, 0 कहते हैं। तो 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, और शून्यकाल प्रश्नकाल के जस्ट बाद आता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल शून्यकाल होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे केस दिया गया है, 2 केस है और 2 संविधान संशोधन है, गोलकनाथवाद है और केशवानंद भारतीवाद है। ये दोनों ही केस हम पहले कर चुके हैं। 24वां संविधान संशोधन है और 42वां संविधान संशोधन है। अब एक चीज देखिए कि गोलकनाथवाद की अगर हम बात करें तो ये 1967 में हुआ था और 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ था। तो इस तरह से ये तीनों केस, गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद 1973, 24वां संविधान संशोधन 1971 और 42वां 1976 है। तो इस प्रकार सबसे पहले तो आ जाएगा गोलकनाथवाद, यानी एक सबसे पहले होगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। इसमें से एक 67 सबसे पहले होगा, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन यानी एक के बाद 3, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना
जो कि संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर आधार प्रदान करती है। पूरे संविधान को यदि जानना हो तो उसे प्रस्तावना के माध्यम से जाना जा सकता है। और यदि हम देखें प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनको समझे, पहली लाइन ही कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक एक नहीं है यहाँ, संपूर्ण भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही शब्द है। हालांकि समाजवादी शब्द को बाद में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। तो इस प्रकार निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? देखिए, संप्रभुता, संप्रभुता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये है। लोकतंत्रात्मक, ये देखिए लोकतंत्रात्मक शब्द है यहाँ पे, ये भी है, ये भी है। पंथ निरपेक्ष, ये देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द है, लेकिन संघी शब्द प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। वैसे प्रस्तावना के ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन आपको जरूर याद होनी चाहिए, बाकी इनके शब्दों के मतलब अर्थ को भी समझना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में भी यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा। वैसे वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे श्री केसी नियोगी थे, और वर्तमान में जो लेटेस्ट की हम बात कर रहे हैं वित्त आयोग के बारे में आपसे हम पूछ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि जो अभी लेटेस्ट वित्त आयोग है वो कौन से नंबर के वित्त आयोग है और उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आपको क्लू दे देते हैं कि जो नए वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ये राज्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 317 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के पात्रता रखते हैं। तो एक बात समझिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, आर्टिकल 75(3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस हिसाब से हमारा जो कथन है, अभिकथन है, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का डी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने
सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो एक चीज समझिए कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सबसे पहले दो बातें की गई थी। पहली कि पोर्टफोलियो सिस्टम को अपनाया गया था और दूसरा वायसराय के कार्यकारी परिषद के कार्य को बढ़ाया गया था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए हो जाता है। ठीक है, ये क्योंकि इसी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही कार्य संचालन के विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 1688 में मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको जानना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। और कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों ही सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। पीसी होता समिति का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, मैं इंतजार कर रही थी क्योंकि सूची वाला प्रश्न तो यूपी में पूछा ही जाता है, फिर चाहे पीसीएस का एग्जाम हो या समीक्षा का। ठीक है, तो यहाँ दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। पिछले साल का भी पेपर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उस समय विधानसभा के सीटों की संख्या पूछी गई थी। 4 राज्य जहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ था, उन राज्यों के विधानसभा की सीटें पूछी गई थी। ठीक है, अभी यहाँ पे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में पूछा जा रहा है। राज्य है और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो राजस्थान में कुल 10 सीटें हैं, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7 सीट हैं। तो ए का 1, बी का सी, बी का 3 और सी का 4। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह प्रश्न बड़ा ही सरल है, हर साल पूछा गया है, 24 में, 23 में, 22 में भी और अब 21 में भी। ठीक है, आसान है। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GVK राव 1985 और उसके बाद सिंघवी 1986। यानी कि 3-1 यहाँ पे है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
डिटेल मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं बता रही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ये आर्टिकल 321 के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है। तो इसका कार्यों का विस्तार राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। आसान प्रश्न है। आर्टिकल 280 की बात कर रहा है। उसमें वित्त आयोग का जो प्राथमिक कर्तव्य है, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। संघीय वार्षिक बजट तैयार करना उसका काम नहीं है। राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देने का भी काम वह नहीं करता है। संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना, ये कार्य भी उसका नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व से प्रश्न पूछा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से प्रश्न पूछा गया है। अब न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। स्पष्ट रूप से ये सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में कहा गया है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन ये आर्टिकल 43A में नहीं बल्कि 43B में कहा गया है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना, ये आर्टिकल 40 में कहा गया है। तो इसका हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, अब जो हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा या से कथन सही हैं। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आवाहन के कारणों के विषय में बताते हैं। तो एक बात समझिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा। जैसे आप देखिए, अभी संसद का सत्र चल रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति का संबोधन हुआ। राष्ट्रपति ने क्या किया? संसद को संबोधित किया। उसके बाद ही सत्र का प्रारंभ हुआ। तो एक प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या राष्ट्रपति यदि संसद को संबोधित नहीं करते तो संसद का सत्र प्रारंभ नहीं होता? ऐसा है? इसका उत्तर है कि हाँ, राष्ट्रपति के संबोधन के बाद ही संसद का सत्र प्रारंभ होगा। और ये दो सत्रों की बात की जा रही है। किस सत्र की? पहली कि लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात का प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आवाहन के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। देखिए कि संसद के सदस्य जानना चाहते हैं सरकार की नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के द्वारा ही सरकार के नीतियों योजनाओं से संसद को अवगत कराते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है
कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 की बात यहाँ पे की जा रही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद करता है। तो कथन हमारा हो गया गलत। कथन गलत होते ही हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कारण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए गलत है किंतु आर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले साल के प्रश्नों, अगले नहीं, पिछले साल के प्रश्नों को लेकर के। यानी अब तक हम 4 साल के प्रश्नों को देख चुके हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पॉलिटी के प्रश्नों को देख चुके हैं, 2024, 23, 22 और 21। अब हम जो अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, अगला जो आएगा हमारा सेशन, उसमें हम वर्ष 2020 के पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।